हेलो 11th क्लास इंग्लिश में आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक आपने 10th क्लास तक नहीं पढ़ा होगा। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है? स्पीच का मतलब है कोई भी कही हुई बात, स्टेटमेंट या सेंटेंस, लैंग्वेज कह सकते हो आप इसको, चाहे वो प्रोज में हो या पोइट्री में हो। उस सेंटेंस, उस स्टेटमेंट की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, उसके इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए, असर को बढ़ाने के लिए, उसे इफ़ेक्टिव, इम्प्रेसिव बनाने के लिए और ज़्यादा, या फिर उसमें कोई हिडन मीनिंग डालने के लिए हम कुछ मीन्स का यूज़ करते हैं, वही फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। हिंदी में आप इन्हें अलंकार के नाम से जानते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच वही है जो हिंदी में अलंकार हैं, जिससे कि जो लैंग्वेज है वो ब्यूटीफुल हो जाती है। डेफिनेशन देखिए, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज टू क्रिएट अ ग्रेटर इफेक्ट। जैसा कि मैंने बोला कि फिगर स्पीच क्या है, जो आम तौर पर जिस तरह से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, जैसे अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, उसमें कुछ इफ़ेक्ट और ज़्यादा क्रिएट करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वही फिगर ऑफ स्पीच है। और फिगर स्पीच वैसे तो बहुत सारे हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, लेकिन हमारे सिलेबस में यूपी बोर्ड में 11th-12th में केवल 7 हैं। फर्स्ट वन इज़ सिमिली, सेकेंड वन इज़ मेटाफॉर, थर्ड वन इज़ पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ इज़ अपोस्ट्रोफी, fifth is oxymoron, sixth is hyperbole and seventh is onomatopoeia। इन 7 की स्टडी हमें करनी है। इससे पहले कि मैं एक एक को डिस्कस करना स्टार्ट करूं, पहले आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम में किस तरह से आएंगे। अब तक तो ये होता था, जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, कि आपको दो फिगर ऑफ स्पीच दिए हुए होते थे एग्ज़ाम में, और उनमें से एक को आपको डिफ़ाइन भी करना होता था, यानी उसकी डेफिनेशन भी देनी होती थी और उसके 1-2 एग्जाम्पल भी लिखने होते थे। लेकिन अब न्यू सिलेबस में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, और एक दूसरे तरीके से भी आ सकता है। कैसे? पोइट्री में जो आपका स्ट्रेंजर आएगा, जिस पर क्वेश्चन आंसर आएंगे, उसमें भी आपसे फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब जो गिवन स्टेंजा होगा आपको, उसमें किसी लाइन में अगर फिगर स्पीच होगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, उसको डिफाइन भी कीजिए। इस तरह से भी ये क्वेश्चन अब आ सकता है। चलो हम अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है सिमिली। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Simile is a figure of speech in which there is a comparison between two different objects having at least one point in common. The words as, like, so are used in simile. Simile क्या है? हिंदी में याद कीजिए उपमा। उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं? हम किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करते हैं, आपस में उनको कंपेयर करते हैं। तो यही सिमिली है इंग्लिश में। इसमें क्या है? कंपैरिजन है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में, जिनमें एटलीस्ट 1 पॉइंट कॉमन होता है, यानी कम से कम एक समानता होती, उसी को लेके हम उनको कंपेयर करते हैं। अच्छा, जो सिमिली में जो सेंटेंसेस होते हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे होंगे, उसमें एज, लाइक, सो, इस तरह के वर्ड्स का आपको यूज़ मिलेगा। ये हुई सिमिली की डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यहाँ लाइक वर्ड का जो यूज़ है और जो कंपैरिजन है लाइफ में और ड्रीम में, वो क्लियर कर रहा है कि सेंटेंस में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। ड्यू ओस की बूंद को बोलते हैं। तो यहाँ एज वर्ड जो है वो एक कंपैरिजन को बता रहा है। वो बता रहा है कि इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। क्लियर है ये वाला? सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा मेटाफॉर। मेटाफॉर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मेटाफॉर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच two different things are compared and treated as one.
The words as, like, so are not used in it. A metaphor is a figure of speech in which two different things are compared and treated as one. मतलब आप अब हिंदी में याद कीजिए रूपक अलंकार. रूपक आपने पढ़ा था, उसमें भी कंपैरिजन होता है. टू डिफरेंट थिंग्स को उसमें भी कंपेयर किया जाता है. एंड ट्रीटेड एज वन मतलब एक जैसा बताया जाता है. लेकिन फिर उसमें और उपमा में और यहाँ हमारे मेटाफोर और सिमिली में क्या डिफरेंस हुआ? द वर्ड्स एज, लाइक, सो आर नॉट यूज्ड इन इट. इसमें आपको एज, लाइक, सो जैसे वर्ड्स का यूज नहीं मिलेगा. दोबारा समझा देती हूँ. मेटाफोर में क्या है? कंपैरिजन है. वैसे ही दो चीज़ों के बीच में जैसे सिमिली में होता है, सेम वे में कंपैरिजन होता है. बट इसमें कोई भी वर्ड्स एज, लाइक, सो यानी कंपैरिजन को शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो यूज नहीं होते. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइफ इज अ ड्रीम. देखो आपने सिमिली में अभी पढ़ा था लाइफ इज लाइक अ ड्रीम. यहाँ हम लाइक वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे लिख दे रहे हैं लाइफ इज अ ड्रीम. लाइफ एक ड्रीम है. वहाँ हम कह रहे थे सिमिली में लाइफ ड्रीम की तरह से है. तो कंपैरिजन तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ क्या है? कंपैरिजन वाले वर्ड्स का यूज नहीं है. सेकेंड है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज. लाइफ बेड ऑफ रोजेज ये आपने ईडियम्स में भी पढ़ा है. लाइफ कोई ईजी थिंग नहीं है. तो अ बेड ऑफ रोजेज में अगर सिमिली होता तो होता लाइफ इट इज नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेज. पर ये सिमिली नहीं, मेटाफोर है, इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन वाला वर्ड गायब है, बट कंपैरिजन है. क्लियर? थर्ड वन देखते हैं. थर्ड है पर्सोनिफिकेशन. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. A personification is a figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as persons having life. मतलब क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें के लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो बेजान हैं, निर्जीव हैं, अलाइव नहीं हैं, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़, ऐसे थिंग्स जिन्हें हम देख नहीं सकते. आइडियाज़ होते हैं ना, विचार, जैसे ऑनेस्टी है, ट्रुथ है, लाई है, इनको हम नहीं देख सकते. लव है, ये इसमें इनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है? आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ. इनको पर्सन की तरह से, जिसमें जीवन हो, ऐसे तरह से इनको प्रेजेंट किया जाता है. सीधा सा मतलब है जो बेजान चीज़ें हैं और जो चीज़ें हम देख नहीं सकते, जो बातें हम देख नहीं सकते, उनको एक पर्सन की तरह से शो करके बात की जाती है. इसीलिए इसका नाम भी है पर्सोनिफिकेशन. किसी चीज़ को पर्सोनिफाई करना मतलब वो है तो बेजान, लेकिन उससे ऐसे बात करना जैसे कि उसमें जान हो. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट वन इज लव इज ब्लाइंड. अब देखो, लव एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हम नहीं देख सकते उसको, लेकिन यहाँ उन्होंने उसको क्या बोला? लव इज ब्लाइंड. ब्लाइंड कौन हो सकता है? इंसान ही तो ना, पर्सन ही ना. तो यहाँ पर लव को एज अ पर्सन करके उसके बारे में बात की गई है, इसलिए इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज है. सेकेंड वन इज अ लाई हैज नो लेग्स. जिसे हम कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते. तो झूठ तो इंसान ही नहीं है ना, तो उसके पैर ही कैसे होंगे? लेकिन यहाँ इस तरह से बताया हुआ है जैसे झूठ कोई इंसान है, कोई पर्सन है, और बस उसके पैर नहीं हैं. ये दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे पर्सोनिफिकेशन के. नेक्स्ट वन देखते हैं. हमारा फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच है अपोस्ट्रफी. अपोस्ट्रफी के डेफिनेशन देख लेते हैं. An apostrophe is a figure of speech in which there is a direct address to the dead or to the absent. An apostrophe is a figure of speech in which there is a direct address. Directly address किया हुआ होता है to the dead, किसी dead इंसान को, या to the absent, या ऐसे इंसान को जो नहीं है, या ऐसे आइडिया को जो नहीं है. तो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है या फिर कोई इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसको एड्रेस किया हुआ होता है, यानी उससे कोई बात कही गई होती है. उसके बारे में बात नहीं कही होती, उससे डायरेक्ट बात की गई होती है. उसके बाद बात को, यानी उनको एड्रेस करके कुछ बोला जाता है, वो
सेंटेंसेस अपॉस्ट्रफी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल देखो, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। लिबर्टी यानी फ्रीडम, स्वतंत्रता। अब वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना कि आपको सामने दिख जाएगी। उससे क्या की हुई है, यहाँ पे बात कही हुई है, वाई आर यू सो डियर। पर्सोनिफिकेशन में ऐसा नहीं था, वहाँ पर किसी आइडिया को या पर्सोनिफाई करके उसके बारे में कोई बात कही गई थी। यहाँ डायरेक्टली उस आइडिया से बात कर ली गई है, उसको एड्रेस करके उससे बात की गई है। ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। सेकेंड सेंटेंस देखो, ओ डेथ कम सून। यहाँ पर भी डेथ जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उससे बात की गई है। कम सून उसको कहा जा रहा है कि कम सून। क्लियर है? अपॉस्ट्रफी फिगर स्पीच क्या है, जिसमें किसी डेड या एब्सेंट चीज को अपने सामने जैसे मानते हुए उससे बात की जाती है। नेक्स्ट वन देखते हैं। फिफ्थ इज ऑक्सीमोरॉन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। An oxymoron is a figure of speech in which two opposite qualities are added to the same thing. मतलब क्या हुआ, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है ये जिसमें दो अपोजिट क्वालिटी सेम चीज के बारे में ऐड की जाती है, मतलब बताई जाती है। एक ही सेंटेंस में एक ही चीज के बारे में बिल्कुल दो अपोजिट बातें बोली जाती हैं। जो सेंटेंस हमारे सामने होगा ऑक्सीमोरॉन का, उसमें क्या होगा, किसी एक ही चीज के बारे में हमें दो बात बताई जाएंगी और दोनों को पढ़कर देखेंगे तो पता चल जाएगा दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना होते हुए, ही हैड ऑल, उसके पास सब कुछ था। उसके बारे में हमें पहले क्या बताया गया, एंड हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था। और फिर उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, ही हैड ऑल, उसके पास सब कुछ था। यहाँ एक पर्सन के बारे में दो अपोजिट बातें एक ही सेंटेंस में मौजूद हैं। देयरफॉर देयर इज ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट सेंटेंस है, लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ बिटर भी है, स्वीट भी है। बिटर और स्वीट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन लाइफ में चूंकि दोनों चीज होती हैं तो हमारा सेंटेंस कह रहा है लाइफ इज बिटर स्वीट। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक ही सेंटेंस में आपको दो अपोजिट बातें किसी चीज के बारे में कही हुई मिले, दैट मीन्स उसमें ऑक्सीमोरॉन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइपरबोल। इसे हाइपरबोली भी बुलाते हैं। हाइपरबोली डेफिनेशन देखते हैं। हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। क्या है ये? हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर शोन, चीजों को दिखाया जाता है, एज ग्रेटर और स्मॉलर, या तो उससे ज़्यादा बड़ी या उससे ज़्यादा छोटी जितना कि वो एक्चुअल में है। बेटर और वर्स, या तो उससे अच्छी या उससे खराब, देन दे रियली आर, जितना कि वो वास्तव में है। इसका सीधा सा मतलब है, हिंदी में आप इसको अतिशयोक्ति अलंकार के रूप से जानते हैं, यानी जिसमें किसी के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया हो, उसको हम हाइपरबोली बोलते हैं। जो रियल में वैसी ना हो, हमारे सामने उसकी इमेज ऐसी बनाई जाए, उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बात की जाए। एग्जाम्पल देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट इज, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। ओशन समंदर, टीयर्स आंसुओं के, तो कोई आंसुओं के समंदर भर के तो नहीं रो सकता ना, लेकिन यहाँ पे बात को इस तरह से कहा गया है, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। यहाँ पे पोइट या राइटर जो भी है क्या कहना चाह रहा है कि उसने बहुत रोई, और उस बहुत रोई को उसने किस रूप से हमारे सामने लिखा है, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। यहाँ पर हाइपरबोली है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। मैंने एक बार में ही कितने देख लिए? 10,000। यहाँ पे जो पोएट है वर्ड्सवर्थ, वो डैफोडिल फ्लावर की बात कर रहे थे।
इतना आपको ना भी पता हो तो देखो, एक ग्लैंस, एक नज़र में कोई 10,000 10,000 किसी चीज़ को नहीं देख सकता। यहाँ बात डैफोडिल्स की हो रही थी, फूलों की हो रही थी, तो उसने कहा एक नज़र में मैंने 10,000 देखे। तो ये क्या है, अतिशयोक्ति है, यानी बढ़ा चढ़ा कर बात को कहना है। एक्चुअली वो कहना चाह रहे थे कि उन्होंने एक ही बार में, एक ही जगह में बहुत सारे फ्लावर देखे। इस सेंटेंस में भी हाइपरबोली है। क्लियर हो गया होगा, जब कोई चीज़ जितनी है उससे या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम करके, बहुत अच्छी या फिर बहुत बुरी करके उसको बताया जाए, वहाँ पर हाइपरबोली हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ऑनोमेटोपिया। ये क्या है देख लेते हैं। ऑनोमेटोपिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। ऑनोमेटोपिया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें साउंड ही मीनिंग को सजेस्ट करती है, यानी कि हिंदी में आप इसे ध्वनि अलंकार करके जानते हैं, जहाँ सेंटेंस को पढ़ने से कुछ साउंड का पता चले, जहाँ साउंड सजेस्टेड हो, यानी कोई ध्वनि, किसी चीज़ की आवाज़ का पता चले, बस वहीं ऑनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच हमारा होता है। Onomatopoeia is a figure of speech in which sound suggests its meaning। इसमें और कुछ भी गहराई नहीं, सिर्फ इतना कि साउंड इसमें सजेस्टेड होती है, साउंड का पता चलता है। एग्जाम्पल देखो, I babble on the pebbles, क्लियरली पता चल रहा है। Grunt grunt goes the hog, एक में पेबल्स पर किस तरह से चला होगा, बैबल करके वो, और दूसरा हॉग की साउंड को, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग बताया गया है। ठीक है, अब ये 7 फिगर ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में है, हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और इनको आपको एग्ज़ाम के लिए मैंने बता दिया किस तरह से आएंगे। या तो डेफिनेशन के साथ आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, या फिर स्टेंजा जो है पोइट्री में से जिस भी पोएम का स्टेंजा आएगा उसमें अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच हुआ किसी लाइन में, तो वो आपसे पॉइंट आउट करने को कहा जा सकता है और उसको डिफाइन करने को भी कहा जा सकता है। थैंक यू बच्चों।